Dear students, good morning to all of you. एक मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम कोई कॉइल रखें जिसमें करंट फ्लो हो रही हो तो उस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क अप्लाई करता है, हम इसी टॉर्क के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे. तो सपोज द कॉइल PQRS carries a current I and placed in a field of strength B. Length of this coil is L. And breadth is suppose B. So when we apply right hand palm rule number 2 or Fleming's left hand rule in the different sides of this loop, then we get the direction of force applied by the field on it. तो क्या कहता है कि फील्ड की तरफ अपने फिंगर्स रखिए, करंट की तरफ अपना थंब, तो नॉर्मल जा रहा है अंदर की तरफ, तो इस पर लगने वाला फोर्स है इनवर्ट. ये जो साइड है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. लेकिन इस साइड, ये जो साइड है RS, अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इस पर फिर से फोर्स अप्लाई होगा. किधर होगा? आउटवर्ड. तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है आउटवर्ड इस तरह से. और ये जो लास्ट साइड है ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. तो कॉइल के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाई हुए हैं. ऐसे फोर्सेस के पेयर को हम कहते हैं कपल. और ये जो कपल है वो कॉइल को घुमाने का काम करेगा, टर्न करने का काम करेगा. तो कॉइल जो है इस तरह से टर्न हुई. इट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल. तो हमारा कॉइल डिफ्लेक्ट हो गया. कितने एंगल से हो गया? अल्फा से. ठीक है. तो ये जो फोर्स यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये जो फोर्स यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया. तो अब दोनों बीच का डिस्टेंस कितना होगा हमको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो लेट लेंथ ऑफ द कॉइल is equal to L, breadth of the coil is equal to B, number of turns is equal to N. तो हमारा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा एंगल बना रहा है. इस तरह से अल्फा एंगल बना रहा है. एक फोर्स यहाँ अप्लाई हुआ है F, एक फोर्स यहाँ अप्लाई हुआ है F. तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना होगा, D. जबकि कॉइल का ब्रेड्थ है B. अब एंगल भी अल्फा है तो फिर एंगल भी अल्फा हुआ है. और इस एंगल के लिए ये बेस हो गया हाइपोटेनस, तो डी बाई बी इक्वल टू कॉस अल्फा एंड देयरफॉर डी इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा. ठीक. यानी दोनों फोर्सेस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है बी कॉस अल्फा के बराबर. तो लेट प्लेन ऑफ द कॉइल ये हमारी कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है. तो लेट प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स द एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक फील्ड. with
opposite magnetic field. Since the force applied on the side PQ or RS, F will be equal to ILB. लॉरेंस फोर्स इतना लगेगा, ILB इतना फोर्स लगा। तो फिर इन दोनों फोर्सेस ने कितना टॉर्क प्रोड्यूस किया है, तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस tau is equal to force into perpendicular distance between the forces इन फोर्सेस के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो F तो हो गया ILB और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया D। दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया D। और ऐसे ही यहाँ पर n टर्न्स है, ये तो एक टर्न की बात हुई, यहाँ पर n टर्न्स है, तो सभी टर्न्स के ऊपर ये फोर्स अप्लाई होगा। चलो पहले इसको कैलकुलेट कर लें। तो क्या मिल गया, ILB cos अल्फा इंटू B। अब L इंटू B लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि कॉइल का एरिया, तो IAB cos अल्फा। ठीक, सिंस द कॉइल हैज नंबर ऑफ टर्न्स equal to n and therefore total torque tau is equal to NIBA cos अल्फा। तो इतना टॉर्क एक मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर अप्लाई करता है, NIBA cos अल्फा। याद रखिएगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, कि कॉइल की प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है हमने उसको अल्फा कहा है। कभी कभी दूसरा एंगल दिया जाता है, कौन सा दूसरा एंगल देखो, कि हमारा कॉइल है, ये इसका प्लेन और ये इसका नॉर्मल, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के साथ तो अल्फा एंगल बना रहा है, लेकिन हमें ये एंगल ना दे करके मान लीजिए कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है बी का वो दे दिया थीटा। तो इफ एंगल बिटवीन B and normal of the coil is suppose theta, then theta plus alpha equal to 90 degree or alpha is equal to 90 minus theta। तो इस केस में मुझे अल्फा की जगह में 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं। देन वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर दिस टॉर्क। तो हमें इस फॉर्मूले में रखना है, एंड देयरफॉर टाउ इज आल्सो गिवन बाय NIBA कॉस अल्फा की जगह हो गया 90 माइनस थीटा, एंड एज वी नो दैट
cos 90 minus theta is equal to sin theta. So that the tau is also given by NIBA sin theta. तो एक जगह cos आता है, एक जगह sin आता है. cos कब होगा? जब हमको एंगल बिटवीन प्लेन एंड बी मिले, कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मिले तो हम उसे अल्फा कहेंगे और यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और यदि हमें नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मिले तो हम उसे थीटा कहेंगे और उसे थीटा की जगह रखेंगे और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, NIBA sin थीटा. अब देखो कि हमने जब एक मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उसके ऊपर भी एक टॉर्क अप्लाई होता है. उसके ऊपर भी टॉर्क अप्लाई होता है और उस टॉर्क के लिए हमने फार्मूला भी डिराइव किया हुआ है. कितना? When a magnet of magnetic moment M is placed in a magnetic field B at an angle theta, then torque on the magnet. तो मैग्नेट पे टॉर्क कितना मिलता है? तो MB sin थीटा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा SN के तरफ और एंगल हमको दिया थीटा. तो इस केस में इस मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई होता है, वो इससे मिलता है, MB sin थीटा. तो हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो B की जगह यहाँ भी B है, sin थीटा की जगह यहाँ भी sin थीटा है, तो M की जगह यहाँ पर बच गया NIA. मीन्स ए करंट कैरिंग कॉइल्स behaves like a bar magnet and its magnetic moment is given by NIA. And this magnetic moment acts along normal to the plane of the coil. ये किसके लिए फॉर्मूला था? नॉर्मल के लिए. एंगल किसके साथ था? नॉर्मल के साथ था कि नॉर्मल के साथ भी इतना एंगल बना रहा है, यहाँ पर M के साथ भी इतना एंगल बना रहा है. तो हमारे कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? along normal to its plane, along normal to its plane, right? And therefore the magnetic moment associated with a coil M is equal to NIA. ये हम NIA से देंगे. N number of turns, I current in the coil and A is its area. ध्यान देना कि यहाँ पर कॉइल के शेप पर हम नहीं जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं? केवल एरिया पे. तो आपके कॉइल चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा ये. बस एक ही जगह क्या रखना? उसका एरिया रखना होगा. ठीक है, तो इतना होगा. एंड देयरफॉर यहीं से हम इसका यूनिट डिराइव कर सकते हैं. तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M क्या मिला? N नंबर ऑफ टर्न्स, 10, 20, 30 जो भी होंगे. इट इज ए नंबर, सिंपली नंबर, इट हैज नो यूनिट. I द करंट, इट हैज द यूनिट एम्पियर. A द एरिया, इट हैज द यूनिट मीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट? एम्पियर मीटर स्क्वायर. और ये हम पहले यूज कर चुके हैं.
एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है जो हमेशा उसके नॉर्मल की तरफ होता है। तो इस फार्मूले से भी m = NI से भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट हुआ, जेई हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू फॉर सच एन एग्जाम्स। आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये था एक कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया गया टॉर्क, और फिर हमने यहीं से एक करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया कि वो कितना होता है। तो जब भी एक कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा। और टॉर्क का काम क्या होता है? तो टॉर्क का काम होता है उसको रोटेट करना। तो जितने मोटर आप देखते हैं सब जगह यही प्रिंसिपल काम कर रहा है। और कहते हैं कि आज की दुनिया में मोटर रन्स द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया जो है वो मोटर के द्वारा ही रन हो रहा है। सब जगह मोटर ही हम यूज कर रहे हैं। पानी लिफ्ट करना है तो हम मोटर यूज कर रहे हैं। और इन तमाम मोटर में यही थ्योरी अप्लाई हो रहा है कि वहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जाता है, और जैसे ही कॉइल में हम करंट पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करता है और वो कॉइल जो है वो घूमना स्टार्ट कर देता है अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है ना, तो एक्सिस के चारों तरफ वो कॉइल घूमता है, यहीं से बनता है। जितने गैल्वेनोमीटर बने हैं, एमीटर हैं, वोल्ट मीटर हैं, सब जगह यही प्रिंसिपल काम कर रहा है कि क्या है, वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड के भीतर एक कॉइल रखा हुआ है। जैसे आपने कॉइल में करंट पास किया मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देगा, टॉर्क अप्लाई कर देगा, और जैसे टॉर्क अप्लाई होगा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा। उसी के डिफ्लेक्शन से हम करंट का मेजरमेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। सब जगह ये काम चल रहा है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट। टाउ इज इक्वल टू NI/BA cos अल्फा, याद रखिएगा, R NI/BA sin थीटा। अल्फा क्या है अच्छे से समझ लिया आपने, थीटा क्या है ये भी आपने समझ लिया है। तो आपको प्रॉब्लम में कौन सा एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना फार्मूला सेलेक्ट करना होगा, और उस फार्मूले में ये वैल्यू रखना पड़ेगा जो आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था बच्चों टॉर्क अप्लाइड ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरा सबको नमस्कार, जय हिंद।